आम आदमी पार्टी की मुसीबत को बीजेपी ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। बीजेपी के पास दिल्ली निगम से बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन बीजेपी की इस चाल ने आम आदमी पार्टी को बहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी की चिंता इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात के 6 आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आखिर बीजेपी की क्या है रणनीति, बताते हैं आपको। दिल्ली में इस वक्त कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान जारी है। इसी घमासान का असर दिल्ली नगर निगम की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। मंगलवार तक ही नामांकन हो सकता था और आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान हो चुका था। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि वो अनिर्णय की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की पुरानी कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है। बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या कम है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं देने वाली। इस वक्त दोनों दल जिस प्रकार आमने सामने थे, उसमें इसकी गुंजाइश कम ही थी। बीजेपी की ओर से शिखा राय ने मेयर और सोनी पांडे ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया। मंगलवार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद हैं, जबकि सोनी पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ समय पहले ये दावा किया गया था कि बीजेपी के महापौर और उप महापौर का चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश है। आम आदमी पार्टी के इन नए पदों के लिए मौजूदा महापौर शैली उबरॉय और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल को फिर से मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम के महापौर का 1 साल का कार्यकाल अप्रैल में शुरू होता है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि हम महापौर और उप महापौर पद के लिए शैली उबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को ही उम्मीदवार बनाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 सीटों में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर। मेयर चुनाव से पहले 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके पार्षदों की संख्या बढ़कर 106 हो गई थी। फरवरी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारे, लेकिन 22 फरवरी के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हार गए। पिछली बार मेयर के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदले हैं और इस चुनाव में जाकर उनका मैसेज क्लियर है कि आम आदमी पार्टी को यहां वॉकओवर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी से नाराज रहने वाले पार्षदों को भी अपने पक्ष में लाने की संभावना तलाश रही है। ऐसे में बीजेपी के मैदान में उतरने से एमसीडी का मेयर चुनाव दिलचस्प हो गया है। केजरीवाल को अपने पार्षदों को एकजुट रखना होगा, नहीं तो आखिरी वक्त में कोई खेला हो गया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे आम आदमी पार्टी बेबस नजर आ रही है। पीएम मोदी का खौफ इतना है कि आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। आम आदमी पार्टी को अब समझ आ गई है कि मोदी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। ऐसे में अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपने नए तेवर बदल दिए हैं। दरअसल राजनीति संभावनाओं का मैदान है। राजनीति का हर फैसला बदले हुए जमीनी राजनीतिक हालात के हिसाब से तय होता है। जो केजरीवाल कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के पर्याय मानती थी, आज बदले हुए राजनीतिक माहौल की वजह से कुछ भी बुराई कांग्रेस में नहीं उनको दिखती। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जमीन पर अपनी राजनीतिक फसल को पैदा किया और 2 राज्यों में सरकार भी बना ली। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर सत्ता पर कब्जा जमाया। वहीं गुजरात से लेकर गोवा चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस को खूब कड़ी होटी सुनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत राजनीतिक छवि के आगे आम आदमी पार्टी इतनी बेबस हो गई कि उससे कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन करने से गुरेज नहीं। यह हम नहीं कह रहे, इसकी घोषणा खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता करके दी है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन जरूरी हो गया है और अगर विपक्ष अब एकजुट नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जो दल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संभावित संयुक्त मोर्चे का नेता बनने के बारे में सोच रहे हैं, वो स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई में समान विचारधारा वाले कई दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फोन किया था, जिसके एक दिन बाद सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को तलब किया था। खड़गे ने भी 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अगर केजरीवाल ऐसा कोई बेमेल गठबंधन करते हैं तो नैतिकता के आधार पर जनता को क्या जवाब देंगे, जब जनता उनसे ये पूछेगी कि आप तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे। और दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पोल खोलकर ही आम आदमी पार्टी ने सत्ता भी हासिल की थी।
ऐसे में अब वो कैसे इतने ईमानदार हो गए कि आपको कांग्रेस का साथ ही पसंद आ रहा है? राजनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व है। राजनीति में संदेश देने का भी अपना एक महत्व है। कांग्रेस जिस व्यापक विपक्षी एकता की बात करती है, उससे अब एक और झटका लगता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने गुरुवार को उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलके में सियासी बाजार गर्म हो गया और सब इस मुलाकात के अपने अपने मायने निकालने लगे हैं। सवाल उठने लगा है कि क्या शरद पवार ने राहुल गांधी के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि जिस समय राहुल गांधी अडानी पर निशाना साध रहे थे, उस समय शरद पवार बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ बंद कमरे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। क्या है खबर, आपको बताते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। यह खबर पीटीआई ने एनसीपी सूत्रों के हवाले से दी है। इस बैठक का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुरुवार को अडानी पर फिर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करके लिखा कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, जमीनें सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका? सेठ साहब का। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी लगाया है जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की अनगिनत तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ पवार और अडानी की मुलाकात से सियासी पारा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व में अलग होने को बेकरार है। अजीत पवार बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का ख्वाब पाले हैं। हालांकि अभी उन्होंने इसका खंडन भी किया था। लेकिन क्या पवार ने अडानी की मुलाकात का संबंध राहुल गांधी के ताजा अडानी हमले से है? लेकिन अडानी ही शरद पवार से मुलाकात का क्या अर्थ है? इसके लिए पूरे घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। हाल ही में शरद पवार ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति की जांच का विरोध किया था, लेकिन बाद में यू टर्न ले गए। पवार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच अधिक प्रभावी होगी। शरद पवार हालांकि अपने स्टैंड से बाद में मुकर गए, लेकिन उन्होंने ये कहना जारी रखा हुआ है कि टाटा बिरला की तरह देश के विकास में अडानी का भी खासा योगदान है। तो क्या शरद पवार को शुक्रिया कहने गए अडानी? यह भी कहा जा सकता है कि शायद शरद पवार को अडानी शुक्रिया कहने गए हों, लेकिन ऐसा शुक्रिया तो फोन पर भी अदा किया जा सकता था। लेकिन राजनीति में देखने दिखाने का भी बहुत महत्व है। शरद पवार से अडानी की मुलाकात बाकी विपक्षी दलों को एक संकेत हो सकती है। ऐसे में अडानी और पवार में मेलजोल बढ़ना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही विपक्षी एकता पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अजीत पवार पूरी एनसीपी पार्टी के साथ बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे में अगर अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को मनाने में कामयाब हुए तो 2024 से पहले विपक्षी खेमे में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी होगी। ऐसे में अजीत पवार के बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलों के बीच अडानी और शरद पवार की मुलाकात ने नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के साथ इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विपक्षी एकता की वकालत कर रही है ताकि बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी अपने नेताओं की वजह से बैकफुट पर है। पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। वहीं मोदी सरनेम मामले में राहुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी को अब राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। राहुल गांधी को यदि 3 दिन के भीतर राहत नहीं मिली तो जेल जाने का खतरा भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाते हुए सजा को 1 महीने के लिए निलंबित किया था, जिसकी मियाद 23 अप्रैल को पूरी हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट में 23 मार्च को दोषी करार दिया गया था। राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि जज ने राहुल गांधी को थोड़ी राहत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर रखा था और उन्हें जमानत दे दी थी। राहुल गांधी को सजा पर रोक के लिए इस मियाद में ऊपरी अदालत से राहत पाना होगा। सेशंस कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो जाने के बाद अब उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा है। वहीं नियम के मुताबिक राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में भी राहत नहीं मिलती है तो उनके लिए जेल जाने का खतरा मंडरा सकता है। वहीं 2024 के चुनावी मैदान में भी राहुल गांधी गायब हो जाएंगे, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें ऊपरी अदालत के फैसले पर टिकी हैं। देखना होगा कि 23 अप्रैल तक राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत मिलती है या जेल जाने की नौबत आती है। वहीं राहुल गांधी को कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को हमेशा से लगता है कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल को इस बात का घमंड था
कि वो गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन सूरत की कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि कोर्ट सबके लिए बराबर है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी भी मौका है, उन्हें ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कोर्ट से माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है? संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ऐसे क्यों कहते हैं कि उनकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है। वो तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी अब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल देश की प्रगति के प्रति एकदम उदासीन दिखते हैं। कांग्रेस नेता जिस तरह से मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो ये बताता है कि पीएम मोदी जो विकास कर रहे हैं वो अब दलगत राजनीति की सीमा तोड़ रहा है। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बिना हाईकमान से डरे मोदी के विकास कार्यों के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी शायद राजनीतिक प्रशंसा का मतलब समझते ही नहीं हैं, तभी तो वो देश के भीतर हो रहे विकास कार्य देख नहीं पा रहे, जो उनकी पार्टी के नेताओं को खुली आंखों से दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी आंख पर विरोध का ऐसा चश्मा चढ़ा रखा है कि देश के भीतर होते बेहतर काम उन्हें दिखाई ही नहीं देते। राहुल गांधी हर दिन पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन उन्हें आज तक मोदी सरकार का एक भी काम जनता के हित में नहीं लगा। तभी तो उन्होंने पीएम मोदी की एक भी योजना की तारीफ नहीं की। लेकिन कांग्रेस के नेता द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करना राहुल गांधी को आईना दिखाने जैसा है, क्योंकि राहुल को तो मोदी सरकार का ये काम दिखता नहीं। वो सिर्फ अडानी के मुद्दे पर ही अटके हुए हैं। अडानी के मुद्दे के अलावा भी देश में कई मुद्दे हैं और सरकार द्वारा जनहित में लगातार कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी प्रशंसा कांग्रेस के भीतर भी होने लगी है, जो कि राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने की मोदी की तारीफ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पहले कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर पार्टी को असहज महसूस करा चुके हैं। शशि थरूर ने इस बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को केरल से शुरू करने के लिए केंद्र की तारीफ की। उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में इस बात की तरफ इशारा किया कि राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचना चाहिए। पीएम मोदी 25 अप्रैल को शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस पहल का स्वागत करते हुए शशि ने ट्वीट किया, 14 महीने पहले केरल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कहा गया, मेरा ट्वीट याद आ गया। मुझे खुशी है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लागू किया है। नरेंद्र मोदी पहली ट्रेन 25 को तिरुवनंतपुरम से शुरू करेंगे। हमें राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या शशि थरूर का ये कहना कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा राहुल गांधी के लिए है। आपको बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की शानदार जीत के बाद शशि थरूर ने एक अमेरिकी अखबार में लिखा था, मोदी को उनके विरोधियों ने लंबे समय से विभाजनकारी राजनीति के चेहरे के रूप में देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से वो समग्र विकास की बात कर रहे हैं और सबके साथ चल रहे हैं, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। केवल विरोध के लिए उनका स्वागत किए बिना उनकी स्थिति का विरोध करना एक गलती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।